हर वर्ष की तरह अब की बार भी अच्छा मुनाफा हुआ है सुशीला। आपको तो बस अपने व्यापार की ही चिंता रहती है, अपनी तबीयत पर भी ध्यान दिया करिए। तभी उनके पास उनका बड़ा बेटा आया और कहने लगा, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी तो दीजिए। क्या करोगे तुम तिजोरी की चाबी का? मुझे 25,000 रुपए चाहिए। आपको तो पता ही है, खेतों में मजदूर लगे हैं, उन्हें तनख्वाह देनी है। अच्छा ठीक है सुशीला जी, जरा कमरे से तिजोरी की चाबी लाकर देना। सुशीला जी कमरे से तिजोरी की चाबी लाकर दे देती हैं। उनका बड़ा बेटा वहां से गया ही था कि तब तक उनका मंझला बेटा वहां आया और कहने लगा, पिताजी जरा 15,000 रुपए तो दीजिए, अभी मेरी तनख्वाह नहीं आई है, मुझे बच्चों की फीस भरनी है। जैसे ही मेरी तनख्वाह आ जाएगी मैं आपको सारी रकम वापस कर दूंगा। रामकिशोर जानते थे कि उनके दोनों बेटे क्या कर रहे हैं, लेकिन यही सोचकर कुछ नहीं बोलते कि दोनों बेटे तो अपने ही हैं। वैसे तो रामकिशोर जी कुछ नहीं कहते, लेकिन कभी कभी कारण पूछ बैठते थे तो बच्चे यही कहते, क्या पिताजी आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? जिस बात को वे हंसी में टाल देते। क्या आप सारे पैसे बच्चों पर ही लुटा देंगे? कुछ अपने बुढ़ापे के लिए भी तो बचा कर रखिए। तुम तो जानती ही हो कि मेरे तीनों बच्चे मेरी जान हैं, मैं और कमा किसके लिए रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ अपने बारे में भी तो अरे भाग्यवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर। अपने तीनों बेटे कितने होनहार हैं। हमारे बेटे हमसे इतना प्रेम करते हैं, उनके रहते हमारे ऊपर कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। इतना सुनकर सुशीला जी चुप हो जाती, लेकिन कहीं न कहीं मन में विचार तो चलते ही, आप भी ना बहुत भोले हैं। इस जमाने में अपने लिए कुछ न कुछ तो बचा कर रखना ही चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुएं तो पराये घर से आई हैं ना। मैं उनको आपसे ज्यादा जानती हूँ। इतनी बात कह के दोनों लोग अपने कमरे में चले गए। दरअसल रामकिशोर के 3 बेटे हैं। सबसे छोटे बेटे का नाम माखन है, जो उनकी कारोबार में सबसे ज्यादा मदद करता है। आधा दिन बीत गया लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। अगर आज भी कोई ग्राहक नहीं आया तो मैं अपने प्रिय राजन को पैसे कैसे दूंगी? हे भगवान, किसी को तो भेज दो, मैं अपने प्रिय राजन को निराश नहीं करना चाहती। पिताश्री, आज कारोबार में कोई विशेष कार्य नहीं है। पिछले कई दिनों से मैं कहीं घूमने नहीं जा पाया हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज मैं जंगल की ओर टहलने निकल जाऊँ। ठीक है पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो। अब तुम्हें हर छोटी छोटी बात के लिए मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम बिना पूछे भी जा सकते हो। फिर माखन वन की ओर टहलने के लिए निकल गया। चलते चलते माखन जंगल के काफी अंदर पहुंच गया। ओहो, ऐसा लग रहा है आसमान से आग बरस रही है। मुझे चलते चलते दोपहर हो गई है और मुझे जोरों की प्यास लग रही है। क्यों ना मैं कोई नदी और तालाब ढूंढकर पानी पी लूं। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। ओहो, यहाँ ना कोई नदी है और ना कोई तालाब। प्यास के मारे मेरा गला तो सूखा ही जा रहा है।
लगता है आज कोई ग्राहक नहीं आने वाला है। चलो जंगल से जाकर कुछ फल ही ले आती हूँ। चंद्रमुखी कुछ आगे ही बढ़ी थी कि उसे माखन दिखाई दिया। अरे ये कौन है? लगता है किसी बड़े खानदान से है। अगर मैंने इसे अपने रूप के जाल में फंसा लिया तो इससे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। चलो मैं इसके आगे से जाती हूँ, मुझे देखकर कुछ ना कुछ तो बोलेगा। फिर चंद्रमुखी उसी ओर चल देती है जिस ओर से माखन आ रहा था। ए लड़की, तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? मेरा नाम चंद्रमुखी है। मैं जंगल के बाहर एक कुटिया में अपने माता पिता के साथ रहती हूँ। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने आपको पहली बार इस जंगल में देखा है। मैं पड़ोसी गांव के मशहूर व्यापारी राम किशोर का सबसे छोटा बेटा हूँ। मैं वन भ्रमण के लिए यहाँ आया था और अब मैं यहाँ फंस गया हूँ। अब धूप के कारण मेरा गला सूख गया है, जिसकी वजह से मैं इस जंगल में पानी ढूंढ रहा हूँ। ऐसी बात है तो आप मेरी झोपड़ी में चलो, मैं आपको वहाँ पानी पिलाती हूँ। भगवान ने तुम्हें मेरा प्राण रक्षक बनाकर भेजा है, ऐसी बात है तो चलो। ऐसा कहकर चंद्रमुखी माखन को अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले जाती है। आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। फिर चंद्रमुखी पानी लेने चली गई। चंद्रमुखी का ऐसा व्यवहार देखकर माखन को उससे प्रेम होने लगा। कितनी सुंदर है यह लड़की और संस्कारी भी है। लीजिए पानी पीजिए। आहा, अब मेरे जान में जान आई। ऐसा लग रहा था कि मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। प्यासे को पानी और भूखे को भोजन देना हम मानवों का कर्तव्य है और मैंने भी ऐसा ही किया। चंद्रमुखी की बात सुनकर वह सोचने लगा, यह सुंदर के साथ साथ बुद्धिमान और ज्ञानी भी है। अवश्य ही मैं इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। कहाँ खो गए आप? कहीं नहीं, बस मैं यही सोच रहा था कि तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पानी पिलाने का भी कोई मूल्य होता है क्या? अरे नहीं, ये आप कुछ पैसे रख लीजिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे रख लीजिए, इन्हें मेरी ओर से भेंट समझिए। ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं रख लेती हूँ। अच्छा ठीक है चंद्रमुखी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी पानी पीने की आवश्यकता हो तो तुम मेरी झोपड़ी में आ सकते हो। यह सुनकर माखन बहुत खुश होता है और अपनी प्रसन्नता के साथ चंद्रमुखी को अलविदा कह के वो अपने घर चला जाता है। चलो इतने सारे पैसे ले जाकर मैं राजन को दिखाती हूँ। राजन यह सब देखकर बहुत खुश होगा। ऐसा सोचकर चंद्रमुखी राजन को यह सब दिखाने के लिए चल पड़ी। दरअसल चंद्रमुखी एक वेश्या है और वह राजन से प्रेम करती है, लेकिन राजन सिर्फ धन का लोभी है, जो चंद्रमुखी का इस्तेमाल सिर्फ धन लूटने के लिए करता है। राजन, ओ मेरे प्रिय राजन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे चंद्रमुखी, आज तुम इतनी जल्दी कैसे? और तुम्हारी पोटली में क्या है? राजन, ओ मेरे प्रिय राजन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं।
इतने पैसे तो मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे। अब तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। हाँ, और फिर हम शादी कर लेंगे। राजन सोचने लगता है। इसे तो बस विवाह करने की ही पड़ी रहती है। मैं तो बस धन लूटने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं नहीं करूँगा इसके साथ शादी। हाँ चंद्रमुखी, कुछ धन इकट्ठा हो जाने दो, फिर हम विवाह कर लेंगे। ठीक है प्रिय राजन, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर चंद्रमुखी अपनी झोपड़ी की ओर निकल गई। इधर माखन अपने घर पहुंच गया और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताश्री, आज मैं प्यास के कारण जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी मुझे एक लड़की मिली जो मुझे अपनी कुटिया में ले गई और मुझे जल पिलाया, जिसके बदले में मैंने उसे कुछ पैसे भी दिए। उसे पैसे देकर तुमने बहुत अच्छा कार्य किया पुत्र। वह लड़की देखने में बहुत सुंदर है और संस्कारी भी है। मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हम कितने उच्च खानदान से हैं और हम तुम्हारा विवाह एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की से कर देंगे? यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे विवाह के लिए मैंने अपने मित्र सोनभद्र की पुत्री को पसंद कर रखा है। तुम्हारा विवाह उसी के साथ होगा। वह बहुत सुंदर है, वह तुम्हें अवश्य ही पसंद आएगी पुत्र। नहीं पिताश्री, मैं चंद्रमुखी से प्रेम करने लगा हूँ। मैं उसके बगैर नहीं जीवित रह पाऊंगा। नहीं, तुम्हारा विवाह उसके साथ कभी नहीं हो सकता। तुम यह बात अपने ख्याल से हटा दो। इतना कहकर रामकिशोर वहां से चले गए। पिताश्री माने या ना माने, मैं विवाह तो उसी से करूंगा। मैं फिर से कल उसे मिलने जंगल में जाऊंगा। फिर दूसरे दिन माखन चंद्रमुखी से मिलने उसी जंगल में गया और वह चंद्रमुखी की कुटिया में गया और उसने चंद्रमुखी को पैसे भी दिए। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। माखन चंद्रमुखी से मिलने जाता और उसे पैसे देकर वापस लौट आता और चंद्रमुखी वो पैसे लाकर राजन को देती थी। कुछ और दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद रामकिशोर ने जबरदस्ती माखन का विवाह अपने दोस्त की पुत्री तारावती से करवा दिया। शादी के अगले दिन माखन चंद्रमुखी से मिलने के लिए निकलने लगा। तारावती, मैं जंगल की ओर टहलने जा रहा हूँ। जल्दी ही मैं टहल कर वापस लौटूंगा। मैं कल ही यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। आज आप जंगल में टहलने मत जाइए। तुम चिंता मत करो तारावती, तब तक तुम बगीचे में टहलो। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर माखन जंगल की ओर टहलने निकल गया। इधर राजन थोड़े थोड़े पैसे पाकर खुश नहीं था और वह अधिक पैसे पाने की लालसा में उपाय सोचने लगा। राजन काम मांगने के बहाने से रामकिशोर के घर आ गया। कौन हो तुम और सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आए हो? मेरा नाम राजन है। मैं पास के जंगल में रहता हूँ। मैं जंगल की लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करता था, लेकिन अधिक धूप के कारण लकड़ियाँ नहीं काट पाता हूँ। अगर आपके पास कोई कार्य हो तो मुझे बता दीजिए। तुम कर क्या पाते हो, बताओ मुझे। मैं साफ सफाई का कार्य अच्छे से कर लेता हूँ। अच्छी बात है, तुम आने लगो। तुम कल ही से आने लगो। आकर पूरे घर की सफाई अच्छे से करो। कुछ भी गंदा नहीं रहना चाहिए। वैसे भी घर में नई बहू आई है, उसे भी कुछ सहारा मिलना चाहिए। ठीक है, मैं कल से ही कार्य पर आता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नई बहू यानी इस लड़के की नई नई शादी हुई है। मैं साफ सफाई के बहाने से नई बहू के कमरे में जाऊंगा।
दूसरे दिन राजन साफ सफाई करने के लिए रामकिशोर के घर आता है और वह सबसे पहले तारावती का कमरा साफ करने के लिए गया। प्रणाम बहू रानी। अरे आप कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मेरा नाम राजन है, मैं यहाँ साफ सफाई करने के लिए आया हूँ। ठीक है, आइए। मन ही मन राजन सोचता है, यह तो चंद्रमुखी से भी सुंदर है। अगर मैंने इसे फंसा लिया तो धन भी अधिक मिलेगा और मैं इससे विवाह भी कर लूँगा। पर इसे फंसाऊँ कैसे? यह तो यहाँ की बहू है और मैं साफ सफाई करने वाला। चलो इससे कल बात करता हूँ। धीरे धीरे राजन ने तारावती को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। फिर राजन तारावती व चंद्रमुखी दोनों से पैसे ऐंठने लगा। कुछ दिनों बाद रामकिशोर ने ध्यान दिया कि उसकी तिजोरी तो धीरे धीरे खाली होती जा रही है। उसने सोचा, मेरी तिजोरी से इतना धन कौन लेकर जा रहा है? अवश्य ही ये मेरे बड़े या मंझले बेटे का कार्य है। मुझे आज यहाँ पर रुककर देखना चाहिए। अगली सुबह जब रामकिशोर ने देखा तो उसका सबसे छोटा बेटा माखन उसकी तिजोरी से चुपके से पैसे निकाल रहा है और पैसे निकालकर वह जंगल की ओर लेकर जा रहा है। वह माखन का पीछा करता है और माखन के पीछे जंगल पहुंच जाता है। जंगल पहुंचकर वह यह सब देखकर बहुत अचंभित हो जाता है। यह तो उन पैसों को उस वैश्या को दे रहा है जिसके बारे में इसने मुझे बताया था। ये वैश्या इन पैसों का क्या करती होगी? अब रामकिशोर माखन के वहां से जाने का इंतजार करने लगता है और वह चंद्रमुखी का पीछा करने लगता है। चंद्रमुखी वो पैसे लेकर राजन के घर के पास पहुंचती है। रामकिशोर चंद्रमुखी को वो पैसे राजन को देते देख लेता है, किंतु वह कुछ समझ नहीं पाता है। फिर वह वापस घर लौट आता है। शाम को रामकिशोर देखता है कि उसकी छोटी बहू भी तिजोरी की ओर जा रही है। वह भी उस तिजोरी से रुपए निकालती है और अपनी कच्छ की ओर चली जाती है। कुछ ही देर बाद राजन साफ सफाई के बहाने से उसके कच्छ में जाता है। उसके पीछे से रामकिशोर भी छुपके से उसके कच्छ में चले जाते हैं। रामकिशोर देखते हैं कि उनकी छोटी बहू राजन को पैसे दे रही है। अब वह समझ जाता है कि राजन धन का लोभी है और वह दोनों को लूट रहा है। अब रामकिशोर राजन को ढेर सारे पैसे देकर डरा धमकाकर वहां से भाग जाने को कहता है। अब तुम चंद्रमुखी के साथ यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और दोबारा यहाँ कभी लौट कर मत आना, वरना यदि मैंने यह सारी बात पुलिस को बता दी तो तुम पूरे जीवन जेल में चक्की पीसते रह जाओगे। यह सुनकर राजन बहुत ज्यादा डर जाता है और चंद्रमुखी को लेकर वहां से बहुत दूर चला जाता है।